दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं के पी नंकारी आज की क्लास में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लास हमारा भारत की भूगोल पे है। भारत का भूगोल एक लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। चाहे वो UPPCS की हो, चाहे वो RO हो, चाहे यूपी पुलिस की जो भी हो, तो इसलिए आपको सिर्फ चुनिंदा चीज़ पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा में आयोग बार बार पूछता है। अगर आप लोग इसको रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आज का क्लास में बहुत ही आनंद आएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बताएंगे भी, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पढ़ाते भी जाएंगे, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। नहीं तो आपको पूरा विस्तार से पढ़ाते हैं, लेकिन विस्तार से पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए आप लोग पेन और रफ लेके बैठ जाइए। इंपॉर्टेंट चीज़ को आप लोग लिखते हुए जाइए। आप लोग अपने किताब से, जो किताब हम बताए हैं उस किताब से भी आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ हम इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाए भी देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देर न करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, भारत के भूगोल में सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल, सबसे पहला जो पार्ट होता है भारत का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, भारत की क्वेश्चन पूछता है। चाहे PCS हो, चाहे RO हो, चाहे यूपी पुलिस का, जो भी सारी वनडे परीक्षा में हर जगह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व में, पूरे दुनिया में भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया में कितना है। तो ध्यान दीजिए, स्थान की अगर बात कर ले तो स्थान पूरे भारत का विश्व में स्थान देशों में 7वां स्थान आता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 7वां स्थान भारत का आता है पूरी दुनिया में, ठीक है। जैसे रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है। 7वां स्थान भारत का आता है, ठीक है। उसके बाद पूछ लेता है पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल में कितना स्थान, कितना परसेंट स्थान है। ध्यान दीजिए, 2.4%, ठीक है। बार बार पूछता है ये, 2.4% पूरी दुनिया का क्षेत्रफल में भारत का परसेंट स्थान है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये आपको हो गया। अब आपको पता चल गया भारत में दुनिया में 7वां स्थान है, ठीक है, और 2.4% क्षेत्रफल भारत का पूरा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम अक्षांशीय देशांतरी विस्तार और कर्क रेखा और मानक समय रेखा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे परीक्षा में आना तय रहता है, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ को नोट करते चलिए, आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना, मैं थोड़ा थोड़ा शार्ट बता रहा हूँ, बस ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, शार्ट बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पहले अक्षांशीय विस्तार हम देख लेते हैं, ठीक है। भारत किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में बसता है भारत, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो भारत जो है यहाँ पर ग्रेट निकोबार में 6.4 अक्षांश से लेकर, ठीक है, 6 लेके यहाँ पर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में 37.6 अक्षांश तक के बीच में बसता है। 37.6 अक्षांश, 4.6 अक्षांश से लेके यहाँ तक के बीच में भारत बसता है। अगर ले ले जमीन से ले ले कि भारत का मुख्य भूमि से, तो 8.4 अक्षांश, यहाँ पर जो तमिलनाडु के पास कन्याकुमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में बसता है। ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया, ठीक है। अगर देशांतरी विस्तार की बात कर ले तो ध्यान दीजिए, देशांतरी विस्तार यहाँ से गुजरात से शुरू होता है। गुजरात के गोमाता स्थान है, ठीक है। 67.25 से ये जाता है 57.25 तक जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। ध्यान दीजिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में जाता है। 67.25 से 57.25 तक जाता है। इन दोनों के बीच में समय का अंतर कितना है? 2 घंटे के समय का अंतर। ध्यान दीजिए, परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में समय का अंतराल 2 घंटे के बीच का समय का अंतर आता है, ठीक है। ये हो गया आपका देशांतरी विस्तार, ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। अब हम देखते हैं कर्क रेखा। ध्यान दीजिए, कर्क रेखा से भी परीक्षा में बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कर्क रेखा, ध्यान दीजिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, बीचों बीच। ध्यान दीजिए, ये देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसको भी लिख लीजिए, 8 राज्य से गुजरती है, ठीक है। इसका सूत्र क्या है? मित्र पर गमछा झाड़ सूत्र भी लोग बनाए हैं, ठीक है। यानी आपका यहाँ से देखिए, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है ना। इतने राज्यों से गुजरती है, यानी 8 राज्यों से गुजरती है। इसको भी आप लोग रख लीजिए, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं, देखिए आपका हो गया। अब मानक समय की बात कर लेते हैं, मानक समय रेखा, ठीक है। मानक समय रेखा की हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, भारत का जो मानक समय रेखा है, ग्रीनविच जो इंग्लैंड में स्थान है, ब्रिटेन में, वहाँ से 5.5 घंटा आगे। ध्यान दीजिए, 5.5 घंटा ग्रीनविच से कितना आगे भारत का समय? 5.5 घंटा आगे। ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5, ठीक है, 82.30, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ध्यान दीजिए, ये भारत का मानक समय है, 82.30 पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है। यहाँ से भारत का समय लिया जाता है। और ये कहाँ से गुजरती है? ध्यान दीजिए, इलाहाबाद से गुजरती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रयागराज नैनी से गुजरती है, ठीक है ना। प्रयागराज नैनी के पास से गुजरती है। और अब क्वेश्चन में और क्या बनाता है, ये कितने राज्यों से भारत में गुजरती है? ध्यान दीजिए,
यहाँ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य से गुजरती है। ध्यान दीजिए, 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है, 5 राज्य से। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपका तैयार हो गया पूरा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या चीज, सीमावर्ती देश और सीमा का नाम और लंबाई, पड़ोसी राज्य, ये हम देखते हैं। इसको लिख लीजिए आप लोग। पहले आप लोग लिखिए भारत का क्षेत्रफल, विश्व में स्थान, क्रम, अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, कर रेखा। ठीक है, 8 राज्यों से मानक समय रेखा, इसको लिख लीजिए। इसके बाद आप लोग लिख लीजिए सीमावर्ती देश, सीमा का नाम और लंबाई, पड़ोसी राज्य। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। ठीक है, आप देखिए कौन कौन से पड़ोसी देश भारत के, ध्यान दीजिए, अब फटाफट देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए पहले, सबसे पहले आपके ये पाकिस्तान पड़ोसी राज्य है, भारत का देश है पाकिस्तान। अफगानिस्तान यहाँ पड़ता है, चीन, ये पूरा एरिया चीन का है, नेपाल, ठीक है, भूटान, भूटान हो गया। उसके बाद आपको हो गया म्यांमार, जिसे वर्मा कहते हैं, म्यांमार। यहाँ पर बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश। ध्यान दीजिए, इतने पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से मिलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, वर्मा, यानी ये स्थलीय सीमा से मिलने वाले, बांग्लादेश, इतने स्थलीय सीमा से मिलने वाले, जोड़ लीजिए कितने हैं। और जलीय सीमा से श्रीलंका मिलता है और ये आपका मालदीव मिलता है। ध्यान दीजिए, आप लोग जोड़ लीजिए कितने पड़ोसी देश भारत के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 स्थलीय सीमा से, 2 जलीय सीमा से, टोटल कुल मिला कितने हैं, 9 पड़ोसी देश भारत के हैं। ध्यान दीजिए, अब इसमें से क्वेश्चन ये फिर पूछता है कि किस देश से सीमा भारत की सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे ज़्यादा लगती है, 4000 कुछ है शायद, 4093 कितना है शायद, 4093 ऐसे कुछ किलोमीटर है। भारत की क्वेश्चन आ जाए, भारत की जो स्थलीय सीमा किस देश से सबसे ज़्यादा लगती है, तो बांग्लादेश की लगती है, बांग्लादेश साथ। अब फिर इसमें और अंदर पूछ ले, क्योंकि पीसेस वगैरह अंदर से पूछ लेता है कि किस राज्य की लंबाई सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है। ध्यान दीजिए, पश्चिम बंगाल की लंबाई सबसे ज़्यादा बांग्लादेश साथ लगती है। ठीक है, अब बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ कौन सा प्रदेश है, त्रिपुरा है, ये भी कई बार पूछ चुका है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब और जो भी पड़ोसी देश हैं, आप उसकी लंबाई उनकी जो है पढ़ सकते हैं। सीमा रेखा बार बार पूछ लेता है, सब सीमा रेखा बनाने की। तो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा कौन सी है, आपको सबको पता है कौन सा है, रेड क्लिफ है ना, रेड क्लिफ है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा। ठीक है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा रेड क्लिफ है। अब भारत और चीन की सीमा रेखा कौन सी है, मैक मोहन रेखा है। ध्यान दीजिए, सब बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा रेखा क्या है, पाक जल डमरू मध्य है, पाक जल डमरू मध्य है। ठीक है, ये पूछता है बार बार। ठीक है, ये सीमा रेखा का नाम पूछता है, सीमा रेखा की लंबाई पूछता है। ठीक है, और कौन सा देश है उसके साथ हमारे कौन से प्रदेश सीमा टच करता है, जैसे नेपाल साथ कौन कौन टच करता है हमारा प्रदेश, भूटान साथ कौन कौन टच करता है, म्यांमार साथ कौन कौन टच करता है ना, पाकिस्तान साथ कौन कौन टच करता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सब, क्योंकि अगर हम पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, समय भी इतना नहीं है। ये पूरा विस्तार से आपको हम पढ़ा देते, ये पेपर खत्म हो जाएगा तो फिर विस्तार से बाद में आगे आपको पढ़ाया जाएगा, वो अलग बात है। चलिए ठीक है, सीमावर्ती हो गया। अब आपको हम देखते हैं समुद्र तटीय राज्य। आपको ये भी लिख लीजिए पेन कलम से भैया कि समुद्र तटीय राज्य के बारे में क्वेश्चन आता है, लंबाई वगैरह। समुद्र तटीय राज्य कौन कौन से भारत में, आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समुद्र तटीय कहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात से शुरू हो जाता है। गुजरात एक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गोवा हो गया आपका, ठीक है, कर्नाटक हो गया आपका, ठीक है, केरल हो गया आपका, केरल, ये आपका फिर तमिलनाडु हो गया, उसके बाद फिर आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, उसके बाद उड़ीसा हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया। ध्यान दीजिए, इतने प्रदेश है भारत के समुद्री राज्य की सीमा जो टच करते हैं। भारत के जो राज्य समुद्र सीमा को टच करने वाले इतने राज्य कितने हैं, देख लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य जो टच करते सीमा, देख लीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये क्वेश्चन पूछता है। अब फिर इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा टच करता है, ये भी पूछ लेता है। ध्यान दीजिए आप लोग, गुजरात सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा को टच करने वाला राज्य है, गुजरात नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु टच करता है। ध्यान दीजिए, पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु टच करता है, उसके बाद आंध्र टच करता है। ठीक है, जो भी कहानी है, ये हो गया आपका
समुद्र तटीय सीमा, ये पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको पढ़ना है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इससे क्वेश्चन बहुत बार बार देता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से क्वेश्चन देता है बार बार, ठीक है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से क्वेश्चन बार बार ध्यान आता है। अब ध्यान दीजिए क्या है, देखिए पश्चिमी घाट किसे बोलते हैं, ये देखिए ये पूरा पश्चिमी घाट है। ध्यान दीजिए पश्चिमी घाट आपको गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात से लेके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल केरल यहाँ तक के एरिया को बोलते हैं पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिए कुछ आधा एरिया तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल तक के क्षेत्र को पूरा बोलते हैं पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान दीजिए ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, सदाबहार घने जंगल यहाँ पर हैं क्योंकि वर्षा अधिक होती है, ठीक है। जैव विविधता क्षेत्र है, ये जैव विविधता क्षेत्र है, ठीक है। हॉट स्पॉट क्षेत्र भी भारत का ये। और ये जो है छोटी छोटी कटी फटी पहाड़ियाँ हैं। क्यों कटी फटी पहाड़ियाँ, इसलिए यहाँ पर वर्षा कम हो पाती है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ क्यों, क्योंकि जो नदियाँ यहाँ से निकली हैं जैसे गोदावरी, ठीक है, कावेरी, कृष्णा, ये निकली नदियाँ यहाँ से, पश्चिमी घाट सब नदियाँ निकली हैं और निकल के बंगाल खाड़ी में यहाँ गिरी हैं, तो ये पहाड़ियों को काट डाली है, सब काट काट के छोटी कर डाली है, ठीक है। इसलिए पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ छोटी और कटी फटी है, ठीक है। इसलिए वहाँ यहाँ वर्षा भी कम होती है, जैव विविधता क्षेत्र भी यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, घने जंगल है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र है, सब कुछ यहाँ पर है। चलिए हिमालय पर्वत के बारे में देख लेते हैं। हिमालय पर्वत से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। हिमालय पर्वत देख लीजिए, पहले देखिए सबसे ऊपर लद्दाख है, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलागिरी, शिवालिक, ये 4 पहाड़ियों, इनका क्रम भी पूछ लेता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम पढ़ाने में सिर्फ आपको मेन बता रहे हैं, ठीक है। पढ़ाने के लिए टाइम इतना ज़्यादा नहीं है ना, आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ, इसलिए हम शॉर्ट सब बता रहे हैं, ठीक है। इसका क्रम पूछ लेता है लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलागिरी, शिवालिक, सबसे लास्ट वाली शिवालिक है, ये पूछता सबसे नया हिमालय, ठीक है ना। इसके बाद इसका इधर का क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर भी क्रम पूछता है, किन किन नदियों से बीच से अलग होता है, इसको भी पूछ लेता है, सब आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। ये हिमालय पर्वत से, हिमालय पर्वत के बीच बीच में जो दर्रे हैं, दर्रे पूछता है, पढ़ लीजिए, आप लोग लिखते चलिए। इसमें क्या क्या पूछता है, देखो इसमें पूछता है दर्रे, पूछता है दर्रे कौन से दर्रे से क्या गुजरता है, दर्रा लिख लीजिए, 2-4 दर्रा मेन है। इसके बाद घाटियाँ पूछता है, मेन घाटियाँ कौन कौन सी घाटियाँ, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में कौन सी घाटी है, उत्तराखंड में कौन सी घाटी है, ये पूछता बार बार, ठीक है। दर्रे घाटियाँ पूछता है, ठीक है। इसके साथ साथ कभी कभी हिमनद पूछ लेता है, हिमनद जो बीच बीच में हिमनद है ना, जैसे लद्दाख हो गया आपका हिमनद है ना, ससाइमी हो गया, ऐसे कई करके हिस्माप हो गया, कई ऐसे हिमनद हैं, उसके बारे में पूछता है, उसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, हाँ दर्रा घाटी हिमनद, ठीक है, ये पूरा हो गया। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत की पहाड़ी क्वेश्चन आता है, सबसे ऊंची चोटी पूछता है, ठीक है। कई बार ध्यान दिए, दक्षिण भारत की जो भी पहाड़ियाँ यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक जो पहाड़ियाँ अलग अलग नाम से है, ठीक है, उनका सबका नाम पूछ लेता है। कभी कभी इनका उत्तर से दक्षिण तक क्रम पूछ लेता है और पूछता है कि सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी का नाम पूछ लेता है, ठीक है ना। अनाई मुंडी ना चोटी, सबसे दक्षिण भारत सबसे ऊँची चोटी अनाई मुंडी सबसे दक्षिणी चोटी है, तो ये पूछ लेता है सबसे ऊँची चोटी दक्षिण भारत की अनाई मुंडी है, या पश्चिमी घाट सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इनका क्रम पूछ लेता है, कौन कौन सा क्रम कैसे कैसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है, ये आपको रटना है, ठीक है। सबसे दक्षिणी चोटी कौन सी है, ये सब आपको अच्छी तरह से रटना है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी जो चोटी है, ठीक है, सैंडल पीक सबसे ऊँची चोटी है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये किससे अलग होता है, 10 अक्षांश रेखा से अलग होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे, ठीक है, ये कई बार पूछ चुका है, ठीक है। इससे इधर लक्षद्वीप में देख लीजिए, लक्षद्वीप में मालदीव और मिनिकॉय ये 8 अक्षांश से अलग होता है और लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 से अलग होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। और ये 10 वाला भी देख लीजिएगा, ये भी कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ना किससे है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जो लोग UPPCS या RO दे रहे हैं वो लोग घटना चक्र से समय पढ़ें, केवल घटना चक्र से ये पार्ट बाय पार्ट पढ़ें। और जो लोग UPP का दे रहे हैं, नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस का दे रहे हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग केवल लूसेंट से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो अगर हम एक ये भूगोल विषय पढ़ाते अगर विस्तार से आपको, तो 1 महीना कम से कम लग जाता पूरा चैप्टर खत्म करने में विस्तार से पढ़ाते, तो इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, आप लोग नोट करते चलिए, वही चीज़ आपको इन किताबों से पढ़ना है जो किताब मैं बोला हूँ,
ठीक है। और हमारा और इससे पिछले वाला वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो संविधान का भी हम बता चुके हैं कि संविधान में क्या क्या पढ़ना है। संविधान के कई वीडियो बने हैं, लेकिन संविधान में क्या क्या पढ़ना है उसके लिए लक्ष्य एक करके बना हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम देखते हैं भारत भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और क्या पढ़ना है देखिए, प्रमुख पठार पढ़ना आपको। प्रमुख पठार कौन कौन से पठार है उसको पढ़ना है। जैसे मालवा का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं छोटा नागपुर पठार में, ध्यान दीजिए, ठीक है। दक्कन का पठार आपको पढ़ना है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है आपको उसी किताब में सब मिल जाएगा। दंडकारण्य क्षेत्र से क्वेश्चन आता है। मेघालय का पठार है। ये इतने पठार, इस पठार से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। किस पठार में कौन सी मिट्टी है, काली मृदा कहाँ पर है, लाल मिट्टी कहाँ पर, सब आपको इसी में मिल जाएगा। आपको सब चीज़ पढ़ना है। अगला देखिए क्या पढ़ना आपको, भारत के राज्यों का क्षेत्र क्रम। भारत का जो राज्य है उसका क्षेत्रफल में क्रम पूछता है परीक्षा में, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है क्षेत्रफल में, तो चौथा स्थान आता है। पहला आपका राजस्थान है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश है, तीसरा आपका महाराष्ट्र, चौथा आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये क्षेत्रफल में क्रम की बात करता है। जनसंख्या में अगर पूछे तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और क्षेत्रफल में चौथा स्थान है, ध्यान दीजिए उत्तर प्रदेश का। ये आपको पढ़ लेना, ठीक है, राज्यों का क्रम, ठीक है। इसमें केवल 4 पढ़ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का पूछता है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। आगे देखिए, प्रमुख जनजातियां आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रमुख जनजातियां कौन से राज्य में कौन जनजातियां रहती है, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनजातियां आपको तो रट ही लेने हैं। उत्तर प्रदेश जनजातियां बहुत पूछता है, और आगे राज्यों का भी जनजातियां मेन, जैसे कोल, भील है ना, सोमपेन वगैरह, ये सब आपको देख लेने कौन जनजाति कहाँ पर रहती है, ठीक है। आगे देखिए आपको क्या पढ़ना है, नदी तंत्र पढ़ना। ध्यान दीजिए, नदी तंत्र तो पढ़ना। नदी तंत्र से 1-2 क्वेश्चन देता है कम से कम। नदी तंत्र में 3-4 प्रकार है, मैं आपको सब बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग। नदी तंत्र में पहले आपको हिमालयी नदी पढ़ना है, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नक्शे के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। हिमालय नदी के बारे में पढ़ लीजिए। दूसरी बात है दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ लीजिए, वहाँ से भी आता है, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ यानी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है नदियाँ ना, जैसे नर्मदा, ताप्ती है ना, इन नदियों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद गंगा नदी तंत्र पढ़ना, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ना, जो ज़्यादा पूछता है, ठीक है। यमुना नदी पढ़ना। यमुना नदी के सहायक नदी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। केन, बेतवा वगैरह, सिंध है ना, ये सब पूछता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके आगे क्या पढ़ना आपको, नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर पढ़ना आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नदी किनारे प्रमुख नगर, जैसे आगरा किसके किनारे बसा हुआ है, जमुना किनारे, आपका कानपुर किसके किनारे बसा हुआ है, ये आपका गंगा किनारे बसा हुआ है ना, अयोध्या सरयू किनारे बसा हुआ है ना, इस तरह आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, प्रमुख जलप्रपात पढ़ना है। कौन कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है, किस नदी पर जलप्रपात है, आपको सब किताब में मिल जाएगा, ठीक है। कौन सी झील किस राज्य में है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। अब आपको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं थोड़ा शार्ट में नदी तंत्र के बारे में। नदी तंत्र, हिमालय नदी में जो तिब्बत के पठार से निकली है, ठीक है ना, आपका सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन तीनों के बारे में आप पढ़ लीजिए, इसके बारे में अक्सर पूछता है, ठीक है ना। ये हिमालय पूर्व नदी बोला जाता है, ठीक है, हिमालय पूर्ववर्ती नदी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि हिमालय के बनने से पहले नदी बनी थी, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र, ये सतलज और ये सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों एक स्थान से निकली आसपास से, ठीक है। ये भारत में इस तरफ से, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से आती है, ये हिमाचल प्रदेश से आती है, ठीक है ना, और ये इधर जाके लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान चल जाती है, ठीक है, तीनों, ठीक है। इसके बाद गंगा नदी तंत्र पढ़ लीजिए। गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी नदी कहाँ से गंगा से मिलती है, आप पढ़ लीजिए पूरा विस्तार से, ठीक है। बांग्लादेश में चली जाती है गंगा नदी, तो उसका नाम क्या हो जाता है वहाँ पर, ध्यान दीजिए, पद्मा नाम हो जाता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है बांग्लादेश में, उसका नाम जमुना हो जाता है, ठीक है। अंतिम में आके मेघना नदी से मिलके ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। ये हो गया आपका हिमालय नदी, ठीक है। और यमुना नदी के बारे में पढ़ लीजिएगा। यमुना नदी में कौन कौन नदी मिलती है, क्वेश्चन कई बार पूछे, जैसे केन, बेतवा, सिंध, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। जमुना नदी के सहायक नदियाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम दक्षिण भारत की ओर बात थोड़ा कर लेते हैं। दक्षिण भारत में क्या आपको पढ़ना है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के तीनों के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। और इसमें पढ़ लेना, इसकी सहायक नदियाँ बहुत पूछता है कि गोदावरी कौन सहायक नदी है, कावेरी कौन सहायक नदी है, कृष्णा कौन सहायक नदी है। इनके सहायक नदी के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा, पढ़ लीजिएगा आप लोग, घटना चक्र या लूसेंट से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है नदी में, इसमें यह बन जाता है सबसे लंबी नदी कौन सी, दक्षिण भारत की, ध्यान दीजिए, गोदावरी सबसे लंबी नदी है। इधर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर गंगा सबसे बड़ी नदी है लंबाई में 2525 किलोमीटर, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आपको देखना पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे नदी कौन सी बड़ी है, ध्यान दीजिए, नर्मदा नदी होती है, नर्मदा सबसे बड़ी पश्चिम, ये पश्चिम की ओर बह के अरब सागर में गिरती है। इसके बाद आपकी ये ताप्ती आती है, ठीक है ना,
लूनी नदी है। लूनी आपकी यहाँ पर राजस्थान में जो समुद्र में ना गिर के राजस्थान के मरुस्थल में विलीन हो जाती है लूनी। ध्यान दिए, लूनी नदी राजस्थान में, ठीक है ना, समुद्र के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। ये नदी तंत्र हो गया आपको। दक्षिण भारत सबसे नदी कौन सी है, उत्तर भारत सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सबसे बड़ी नदी है। ये क्वेश्चन आपको रटने नहीं रटने हैं। चलिए दोस्तों, यकीन मानिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप लोग उसको लिख लेंगे नोट्स बना के, ठीक है, और उसको किताब से पढ़ लेंगे, यकीन मानिए इससे बाहर क्वेश्चन परीक्षा में कभी नहीं पूछता, चाहे वनडे हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब आपको हम देखिए क्या पढ़ना है आपको, पहले देख लीजिए इधर, उसके बाद फिर हम नक्शे से पढ़ा के कुछ थोड़ा शार्ट में बता देते हैं। आपको पढ़ना भारत की जलवायु के बारे में पढ़ना है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, कैसे आता है, कहाँ तक जाता है। फिर उत्तर पूर्वी मानसून कैसे हो जाता है, इसको पढ़ लीजिए। फिर पश्चिम विक्षोभ क्या है, पश्चिम विक्षोभ कहाँ तक आता है, कैसे आता है, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिम विक्षोभ पढ़ लीजिए, तीनों में से एक आता है अक्सर। फिर आपको भूकंप जोन पढ़ना है। भूकंप जोन कहाँ कहाँ से सबसे अधिक है, 1 2 3 4 5 जो क्रम होता है ना, सबसे अधिक कम कहाँ पर, भूकंप जोन पढ़ना। अधिकेंद्र भूकंप अधिकेंद्र होता है, उसको पढ़ लीजिए, अधिकेंद्र क्या है उसको पढ़ लीजिए। तरंगे पढ़ लीजिए, भूकंप की तरंगे, PSL नहीं आती तरंगे, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी ये वाला, कौन खतरनाक कैसे क्या, इसको पढ़ लीजिए आप। सब किताब में लूसेंट में भी मिल जाएगा आपको, घटना चक्र में भी मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे देखें, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ पढ़ लीजिए। प्रमुख मिट्टी के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछता है, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, ये पूछता है बहुत ज़्यादा। कौन सी मिट्टी क्या गुण है, लक्षण है, ये पढ़ लीजिए। आगे देखें, प्राकृतिक वनस्पतियाँ के बारे में पढ़ लीजिए। जो भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जैसे मानसूनी वन हो गया, टुंड्रा वन हो गया, है ना, कटीले झाड़ी वन हो गया, आपके सदाबहार वन हो गया। ये क्वेश्चन पूछता है कहाँ पर किस राज्य में है, मैं अभी सब बताता हूँ आपको, ठीक है। फिर पढ़ लीजिए प्रमुख बांध। प्रमुख बांध की कौन नदी पर कौन सा बांध बना हुआ, जैसे नागार्जुन सागर बांध हो गया, टिहरी बांध हो गया, ये सब किस नदी पे किस राज्य में, ये सब पढ़ लीजिए पूरा। नदी घाटी परियोजना, जो बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजना बनी, बहुउद्देशीय परियोजना बनी है, उसके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ये बांध से बड़ा एक प्रकार का होता है, बहुउद्देशीय परियोजना बहुत उद्देश्य के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है बहुउद्देशीय परियोजना, क्योंकि इसमें पीने वाला पानी हो गया, बिजली उत्पादन हो गया, सिंचाई हो गया, सारा काम होता है इससे, ठीक है। अब हम इधर आपको मानसून के बारे में थोड़ा बताते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये हमारा मानसून आता है अरब सागर से, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत वर्षा होती है। ध्यान दीजिए, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो यहाँ पर इस पर्वत से टकरा के 2 भाग में बढ़ जाता है। एक भाग आपके पश्चिमी घाट में वर्षा करता हुआ, ये पश्चिमी घाट है पूरा, एक भाग इधर पूर्वी घाट में जाता है। पूर्वी घाट में कटे फटे हिमालय पर्वत हैं, आपको मैं बता चुका, इसलिए वहाँ पर वर्षा कम होती है, और जाके सीधे मेघालय में गारो खासी जनतीय पहाड़ियाँ पर टकराता है। यहाँ पर भयंकर वर्षा होता है, पूरे दुनिया में सबसे अधिक मेघालय के मासिनराम, ठीक है, मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा करता है। ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना, सबसे अधिक। और इसके बाद इधर वर्षा पूरी भारत में भयंकर वर्षा करता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। वर्षा करते हुए इधर लौटता है। ध्यान दीजिए, यही दक्षिण पश्चिम मानसून की बात हो रही है। इधर जैसे जैसे लौटता है वैसे वैसे बरसात कम होती चली जाती है, क्योंकि यहाँ जो आर्द्र होता है वो शुष्क होता जाता है, हवाएं हमारी शुष्क होती जाती है। यहाँ पर जब पंजाब में सबसे अंतिम में दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ पहुँचता है, ध्यान दीजिए, पंजाब में सबसे अंतिम में पहुँचता है, पंजाब में, और सबसे कम समय तक पंजाब में रुकता है, केवल मात्र 2.5 महीने के लिए यहाँ पर रुकता है पंजाब में। ध्यान दीजिए, सबसे अंतिम में सबसे कम वर्षा भी यहाँ पर करता है दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि ऐसे जाता है इधर लौटते हुए आता है, ठीक है। अब ये वाला मानसून इधर जो ये वाला होता है, ये बरसते हुए पानी इधर वर्षा करते हुए यहाँ जाती है गंगा के मैदानों में ये दोनों बंगाल खाड़ी और अरब सागर वाले मुलाकात हो जाती है, मिल जाते हैं। अरब सागर और बंगाल खाड़ी दोनों जो अलग हो जाते हैं, यहाँ पर मिलकर गंगा घाटी में भयंकर वर्षा करते हैं। और उसके बाद फिर सितंबर महीने में ये लौटना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, लौटना शुरू करते हैं, यहाँ से पुनः आर्द्रता प्राप्त करते हैं यहाँ से, ठीक है, बंगाल खाड़ी में। और ध्यान दीजिए, जब लौटते हैं तो इनका नाम हो जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। ध्यान दीजिए, क्या नाम हो जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून इनका नाम हो जाता है। जब जाती है तो इसका नाम दक्षिण पश्चिम मानसून रहता है, ठीक है। जब जाती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है, लौटते समय क्या नाम होता है, उत्तर पश्चिम मानसून हो जाता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आता है कि उत्तर पश्चिम मानसून कहाँ वर्षा करता है, ध्यान दीजिए, कोरोमंडल तट पे। ये पूरा एरिया कोरोमंडल तट होता है। अक्सर पूछता है जाड़े में वर्षा कहाँ पर होती है सबसे अधिक, कोरोमंडल तट पे। ध्यान दीजिए, कोरोमंडल तट, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में क्षेत्र होता है। यहाँ पर जाड़े में यानी दिसंबर में भयंकर वर्षा होती है, चक्रवात आते हैं, उड़ीसा में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है इधर लौटते हुए, और ये जाते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया पूरा, कहाँ पर जहाँ पर जैसे जितना वर्षा होती है वहाँ पर उसी प्रकार से वन पाए जाते हैं। भाई यहाँ पर ज़्यादा वर्षा हो गया, यहाँ पर सदाबहार घन वन पाए जाएंगे। जो 7 बहने वाला प्रदेश है पूर्वी भारत का, यहाँ पर जो नागालैंड है आपका, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर वगैरह, यहाँ पर भयंकर जंगल है, भयंकर वर्षा होती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में भयंकर वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार घने वन पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में वर्षा होती है, वहाँ वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय में होता है। यहाँ पर मेघालय के
मासिनराम में सबसे कम वर्षा लेह के लद्दाख में होता है, सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, लेह लद्दाख में सबसे कम होती है वर्षा। और सबसे अधिक समय तक मानसून कहाँ रुका रहता है, यहाँ पर ध्यान दिए, कोरोमंडल तट पे 6 महीने यहाँ मानसून रुका रहता है। ठीक है, क्योंकि जाते हुए भी रहता है, लौटते हुए भी रहता है। सबसे कम कहाँ रुकता है, पंजाब में रहता है सबसे कम, सबसे बाद में भी पहुँचता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसी में जो है पश्चिमी विक्षोभ क्या है, ध्यान दीजिए, पश्चिमी विक्षोभ, इसको ध्यान करिए आप लोग। दक्षिण पश्चिम मानसून है, लौटते हुए बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, इसको ध्यान करिएगा, पूछता है उत्तर पूर्वी मानसून से दक्षिण भारत में वर्षा होती है किनारे। अब पश्चिमी विक्षोभ देखिए, पश्चिमी विक्षोभ में कहानी उल्टा है। पश्चिमी विक्षोभ में वर्षा देखिए, ध्यान दीजिए, इधर अधिक होती है वर्षा, पंजाब में सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, जैसे जैसे इधर आएगा पूरब, पश्चिम से पूर्व जैसे आएगा कम होती चली जाएगी। ये पश्चिमी विक्षोभ है, ये पश्चिमी विक्षोभ होती जाड़े में होती है। ध्यान दिए, पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा कब होती है, जाड़े की ऋतु में होती है। ठीक है, इससे किसानों के लिए सोना होता है, किसके लिए, गेहूं की वर्षा, गेहूं की फसल के लिए सोना माना जाता है इस वर्षा को। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में अधिक होती, जैसे जैसे पूरब की ओर होता है कम होती चली जाती है। उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा होती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत कम वर्षा होती है। ये पश्चिमी विक्षोभ वाली हो गई, जाड़े में वर्षा होती है, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम देखते हैं प्रमुख वनस्पतियाँ भारत में कहाँ पर कौन सी वनस्पतियाँ जंगल पाए जाते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले भारत में सबसे अधिक कौन से जंगल है, ध्यान दीजिए, मानसूनी वन। कौन से हैं, मानसूनी वन, या जिसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ध्यान दीजिए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब जो बसंत ऋतु में पत्ते जिसके गिर जाते हैं, ठीक, उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो सबसे अधिक क्षेत्र देखिए यहाँ इतने पूरे एरिया में पाया जाता है, ध्यान दीजिए, भारत के पूरे इतने एरिया में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, अगर पूछे कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं, झाड़ी वाले वन, तो राजस्थान के क्षेत्र पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, राजस्थान के क्षेत्र पाए जाते हैं, राजस्थान में ये झाड़ी कटीले वन पाए जाते हैं। कटीले वाले वन की खूबी क्या होती है कि इनके पत्ते छोटे छोटे होते हैं, जड़ें मोटी होती है, ठीक है, गहरी होती है, पानी प्राप्त करने के, पत्ती छोटी क्या होती है क्योंकि वाष्पन कम होने पाए पानी का बचाव के लिए इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। और ये पतझड़ वाले वन साल में एक बार पत्ता गिरा देते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए, ध्यान दीजिए, सदाबहार वन यहाँ पाया जाता है, ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट में पूरे, क्योंकि वहाँ वर्षा अधिक होती है। सदाबहार वन ध्यान दीजिए, गुजरात से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु से हम सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट में वर्षा कम होती है इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। और सदाबहार वन ये पूरे पूर्वी भारत में होते हैं। ठीक है, आपके देख लीजिए, असम है, आपका ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर पूरे क्षेत्र में क्या होता है, सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं। और सदाबहार वन का क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के आगे जाएंगे तो आपका टुंड्रा वन एक प्रकार से मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो देवदार वगैरह के वृक्ष होते हैं, उष्ण शीतोष्णकटिबंधीय वन उसे शीतकटिबंधीय वन बोलते। ठीक है, ये आपका वनस्पतियाँ हो गई, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, अब आपको हम दिखाते हैं भारत की मिट्टियाँ, मिट्टी के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिए, मिट्टी के बारे में कैसे आपको पढ़ना, ध्यान दीजिए, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ध्यान दीजिए। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, दोमट मिट्टी का, ध्यान दीजिए, दोमट मिट्टी, दोमट बलुई मिट्टी से बोलते हैं, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। ठीक है, खादर और बांगर दो प्रकार की मिट्टी होती है। खादर का मतलब होता है जहाँ पर नदिया का पानी हर साल आता है, वहाँ पर नई मिट्टी जम हो जाती है, वो बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, उसे खादर कहते हैं। बांगर मिट्टी किसे कहते हैं, जहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँच पाता, बहुत ऊंचाई पे होता है। ठीक है, वो मिट्टी बांगर मिट्टी है, वो कम उपजाऊ होती है, उसमें खाद वगैरह के माध्यम से, रासायनिक खाद के माध्यम से खेती की जाती है। ठीक है, खादर और बांगर ये होगा। ठीक है, खादर यानी नदियों को पानी जहाँ बार बार पहुँचता है उपजाऊ होती है, बांगर हो जाए जहाँ नदी का पानी बार बार नहीं पहुँचता, वो थोड़ा कम उपजाऊ होती है। ठीक है, ये हो गया आपका दोमट मिट्टी के अंतर्गत आ गया। अब आपको काली मिट्टी पढ़ना, काली मिट्टी क्या होता है, काली मिट्टी ध्यान दीजिए सबसे अधिक कहाँ पर है, ध्यान दीजिए, ये पूछता है सबसे अधिक मात्रा काली मिट्टी है आपका महाराष्ट्र में, ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, काली मिट्टी क्षेत्र महाराष्ट्र में। ये किससे बनती काली मिट्टी, ज्वालामुखी के लावा से, प्राचीन काल में ज्वालामुखी के लावा उद्भेदन हुआ, उसी से ये बना मिट्टी है। ठीक है, मालवा पठार वगैरह सब इसी बने काली मिट्टी से। ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये इसे स्वयं जुताई की मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि सूखने के बाद इसमें बड़े बड़े अपने आप फट जाती है, दंदरा बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए इसे स्वयं जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, अब पानी बरसने पर चिपचिपी हो जाती है, ध्यान दीजिए, इसे काली मृदा बोलते हैं, कपास की उपजाऊ होती है, इसका और कई नाम है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लाल मृदा देखिए, ध्यान दीजिए, लाल मृदा बोलते हैं, एक लाल मृदा होती है। ठीक है, ये कर्नाटक एरिया में पाई जाती है, आपके उत्तर प्रदेश में भी झांसी वगैरह में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी, ध्यान दीजिए, लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी को ईंटों वाली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, ये जमने पर बिल्कुल टाइट हो जाती है और पानी पड़ने पर ये
बिल्कुल पिघल जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, लेटराइट मिट्टी के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो ये मिट्टियाँ भैया, इसको चारों मिट्टी 5 जो प्रकार से पढ़ लेना। सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है, ये दोमट मिट्टी, फिर काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, किस खेती के लिए उपयोगी होती है, ये सबको पढ़ने हैं। ठीक है, पूरा विस्तार से नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको ना पढ़ने के लिए टाइम है ना मुझे पढ़ाने के लिए टाइम है, क्योंकि समय बहुत कम बचा आपका, केवल 1 महीना मात्र बचा है। इसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना आपको अपने से। भूकंप जोन आप लोग पढ़ लीजिए अपने आप, कहाँ कहाँ भूकंप जोन सबसे अधिक, जैसे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, गुजरात क्षेत्र हो गया, दिल्ली क्षेत्र हो गया, ये सब खतरनाक जोन है। आप जोन भी पढ़ लीजिए, कौन क्षेत्र कौन जोन में कौन आता है। ठीक है, बांध आप लोग पढ़ लीजिए, किस नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, किस राज्य में बांध है, किस नदी पर और किस राज्य में बांध है, क्वेश्चन एक पूछना तय रहता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब अगला हम आपको दिखाते हैं क्या है। भारत के फसल बारे में पढ़ना, आपको फसल बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलें होती हैं, आप सबको पता है। आप सब याद कर लेंगे कि रबी की फसल कौन सी, खरीफ की कौन सी, जायद की आप सबको पता है कौन सी फसल किसकी है। ठीक है ना, जो गर्मी में होती है रबी वाली होती है, खरीफ वाली आप जानते हैं जो बरसात में बोई जाती है, जायद वाली जो गर्मी में बोई जाती है। ठीक है, बागवानी फसलें क्या है, जैसे केला हो गया, आम हो गया, अनार हो गया, ये जो फल वाले होते हैं बागवानी फसल बोलते हैं। ठीक है ना, और इसमें आपको पढ़ना है कौन सा राज्य किसके उत्पादन में प्रथम है। ठीक है, जैसे आलू उत्पादन में कौन प्रथम है, गेहूं उत्पादन में, धान उत्पादन में कौन प्रथम है। ठीक है ना, या कपास उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है। ठीक है, रेशम उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है ना, कर्नाटक वगैरह। आपको सब, कॉफी उत्पादन में कौन सा, चाय उत्पादन में कौन प्रथम, आपको इसको पढ़ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने तय रहते हैं। ध्यान से पढ़ना, आपका काम सारी चीज किताबें मिल जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, कुछ चीज़ आपको कर्ण मिल जाएंगे उत्पादन में, कुछ उत्पादन प्रथम में उसमें जाएगा, बाकी ज़्यादातर आपको दूसरे में मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, खनिज पढ़ना है, कौन सी खनिज किस खान के लिए प्रसिद्ध है ना, जैसे तांबा के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है, बक्साइट के लिए कौन सी खनिज खान प्रसिद्ध है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन जस्तक होता है, टिंक होता है, चांदी होता है, सोनक होता है, ये आपको पढ़ने हैं पूरे। ठीक है, आपको पढ़ने किताब से किताबें सब मिल जाएगा, पढ़ाने के टाइम नहीं पढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, समय आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना, आपको अब यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ना नहीं, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ, बार बार सारे चैप्टर में बनाऊंगा, हर विषय का बनाऊंगा, आपको सिर्फ वही चीज़ रट्टा मारना, कहानी खत्म, फालतू चक्कर मत पड़िए, यूट्यूब कोई नहीं 1 महीने पूरा कर पाएगा आपको। ठीक है, प्रमुख खनिज खान और राज्य। ठीक है ना, अगला देखिए, कोयला के बारे में क्वेश्चन बहुत बार हर बार हमेशा आता है, कोयला किस चट्टान में मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस क्रम की चट्टानों, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ठीक है, और ध्यान दिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है उसमें बहुत सारे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, मैग्नीज, सारे चीज़ सबसे अधिक इसी में धारवाड़ क्रम में पाया जाता है, लेकिन आपका कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टान पाया जाता है। अब कभी कभी पूछ लेता परीक्षा में हमेशा कि किस नदी घाटी में कौन सा कोयला का क्षेत्र है, ये तलचर क्षेत्र है, किस नदी कोयला का क्षेत्र है तलचर, किस नदी घाटी में, महानदी में है, महानदी के क्षेत्र में तलचर क्षेत्र है, कोयला निकलता है। सिंगरौली क्षेत्र है कोयला का, किस नदी घाटी में है, सोन नदी में घाटी में है। ठीक है, कर्णपुरा कोयला का क्षेत्र है, किस नदी किनारे है, दामोदर घाटी में है, दामोदर घाटी में है। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, गोदावरी नदी क्षेत्र में। ध्यान दीजिए, सिंगरौली है, ये सिंगरेनी है ये सोन नदी में है, ये गोदावरी नदी तट पे है। ध्यान दीजिए भैया, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, कोयला क्षेत्र। ठीक है, आगे देखिए, पेट्रोलियम शोधनशाला पूछता है, किस राज्य में कौन सा है, जैसे बरनौली कौन सा है ना, जैसे आपका ये बरौनी हो गया, कोयली हो गया गुजरात में, नुमालीगढ़ असम हो गया, तापी पाका आंध्र प्रदेश हो गया, हल्दिया पश्चिम बंगाल हो गया। ये सब क्वेश्चन पूछता किस राज्य में कौन सा है। ठीक है ना, जैसे मथुरा अपने उत्तर प्रदेश में हो गया, है ना, ये शोधनशाला हो गया, पेट्रोलियम की हो गया। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पूछता है विद्युत ऊर्जा से पूछता है, विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा पैदा होती है ना, जल से, नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा है, तो ज़्यादातर इसमें नाभिकीय ऊर्जा पूछा, जैसे तारापुर वाला महाराष्ट्र में है, कुडमकुलम है तमिलनाडु में, इस तरह कौन कहाँ पर है ये पूछता है। ठीक है ना, तापीय ऊर्जा कहाँ पर है, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको ये पढ़ने हैं। ठीक है, ये सब रटना, ये आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं विभिन्न उद्योग और उत्पादन। ठीक है, कौन सा उद्योग किस उत्पादन के लिए, क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, जैसे आपका भदोही कालीन के लिए है, काकीनारा जूट के लिए है, विरुद्धनगर सूती वस्त्र के लिए है ना, जितने उद्योग हैं आपको उद्योग के बारे में पढ़ना, कौन सा उद्योग कहाँ पर क्या है, इससे है ना, जैसे चमड़ा की फैक्ट्री आपकी कानपुर में है, जो भी लेदर का कहाँ पर है ना, ये आपको सब पढ़ने हैं। ठीक है ना, पीतल कारखाना कहाँ पर है, ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, आप सब किताब में मिल जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अगर देखिए, प्रमुख अनुसंधान, जो अनुसंधान कहाँ पर है। ठीक है ना, ये चारा अनुसंधान कहाँ पर है ना, नीरी वाला जैसे आपका नागपुर में, नीरी नागपुर में है। ठीक है, ये सब का इस तरह प्रकार के जितने अनुसंधान के बारे में क्वेश्चन आता है, कौन अनुसंधान किस राज्य में कहाँ पर है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय जलमार्ग पूछता है, राजमार्ग पूछता है, जैसे प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ये क्वेश्चन है, और जो 3-4 उसको पढ़ लीजिए। मेन अधिकतर प्रथम वाला पूछता है, इलाहाबाद से हल्दिया तक प्रथम
राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम है, ठीक है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सबसे लंबा कौन सा है पूछ लेता है, ठीक है ना। तमाम सवाल से क्वेश्चन आते हैं, इसको मेन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रमुख बंदरगाह, बंदरगाह से क्वेश्चन जरूर देता है, कौन बंदरगाह किस राज्य में है, ठीक है। जैसे हल्दिया बंदरगाह हो गया, जो भी जितने बंदरगाह हैं, ठीक है ना, सब मेन है, 8 10 12 हैं, 12 मेन है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं पढ़िएगा आप। ये आपका प्रमुख बंदरगाह, इसमें पूछ लेते हैं कौन सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है, या सबसे आधुनिक नया कौन सा है ना। जैसे आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका मुंबई वाला सबसे बड़ा है, ठीक है। इस तरह करके क्वेश्चन पूछ लेता है, सबसे गहरा कौन सा पूछ लेता है, काकीनाडा वगैरह जो भी है सब पूछ लेता है, आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। कौन बंदरगाह किस राज्य में, समुद्र किनारे जो बंदरगाह नहीं बना होता है पोर्ट, वही बंदरगाह, ठीक है। फिर है प्रमुख अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य राज्य, प्रमुख बाघ अभ्यारण्य, जैसे रानीपुर बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर आपके भी चित्रकूट में बना हुआ है ना। इस तरह किस राज्य में कौन सा बाघ अभ्यारण्य है और किस राज्य में, इसको आप रट लेना है, क्वेश्चन आने तय होते हैं, ठीक है। सबसे अंतिम आप देखिए रामसर स्थल, रामसर अद्रभूमि ना, रामसर अद्रभूमि, जो अद्रभूमि जो है घोषित की गई है इस समय भारत में, शायद 52 साथ हैं, करंट में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अद्रभूमि कौन, अद्रभूमि किस राज्य में, अद्रभूमि से क्वेश्चन आने तय, 100% आने तय हैं। प्रमुख अद्रभूमि, ठीक है, जो ईरान के रामसर शहर में घोषित किया गया था ना, वही अद्रभूमि, ठीक है। अद्रभूमि तो भारत में शायद 52-53 स्थान हो गए हैं। अद्रभूमि स्थान होता है जहाँ पर जली दलदली क्षेत्र होता है, ठीक है, उसे जो है अद्रभूमि घोषित करता है, ठीक है। ये एक संस्था है। तो अद्रभूमि भारत में 52 है, किस राज्य में कौन सा अद्रभूमि है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, सब आपको घटना चक्र में, लूसेंट में सब मिल जाएगा आपको, ठीक दोस्तों। ये भूगोल का चैप्टर, इसी तरह करके हम सारा चैप्टर आपको बना के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, बाकी आप बहुत पढ़ना पढ़ेंगे, समय आपका कम बचा हुआ है, ठीक है। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए हैं भारत के संविधान के बारे में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। इससे पहले बनाए लक्ष्य 1, उसमें लिखा हुआ, ठीक है, उस सब में काम आएगा। आपका यूपीपी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आपका आरओ हो, चाहे वनडे जो भी हो, सारे परीक्षा सब वही पूछता, कोई बाहर से नहीं पूछता है, ठीक है। वनडे वाला में थोड़ा ऊपर से पूछ लेता है, और बड़ी परीक्षाओं में पीसेस वगैरह में थोड़ा अंदर से पूछता है, इतना अंतर है, बाकी पढ़ना आपको सब वही चीज़ है, ठीक दोस्तों। अब फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।